जनगणना 2011 से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जी, तो पहला सवाल है और सबसे बुनियादी भी हाँ, सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या मतलब टोटल पॉपुलेशन लगभग कितनी थी? ऑप्शंस थे 102 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़ या फिर 125 करोड़। और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 121 करोड़। एक विशाल संख्या। बिल्कुल सही, 1.21 अरब। मतलब 2011 में ही हम 121 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए थे। ये नंबर ही अपने आप में भारत के विशाल जनसांख्यिकीय आकार को दिखाता है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये जो आंकड़े आते हैं ये तैयार कैसे होते हैं? हाँ, ये प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है। 2011 की जो अंतिम जनसंख्या यानी प्रोविजनल पॉपुलेशन के आंकड़े थे वो किस आधार पर तैयार किए गए थे? इसके ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शंस थे ए विस्तृत स्कैनिंग, बी प्रगणकों की रिपोर्टों का योग, सी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर या डी अनुमानित डेटा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होना चाहिए, प्रगणकों की रिपोर्ट। जी बिल्कुल। जनगणना के जो शुरुआती आंकड़े आते हैं वो देश भर के लाखों प्रगणकों मतलब एन्यूमरेटर्स द्वारा जो रिपोर्ट्स जमा की जाती हैं उन्हीं को जोड़कर तैयार किए जाते हैं। मतलब ये प्रक्रिया की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये थोड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, ये बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो से जुड़ा है। सवाल था कि 2011 में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में क्या प्रवृत्ति मतलब क्या ट्रेंड देखा गया? ऑप्शंस थे वृद्धि, स्थिरता, गिरावट या कोई बदलाव नहीं। और इसका जवाब है विकल्प सी, गिरावट। ये एक बहुत ही चिंताजनक तथ्य था, है ना? बहुत ज्यादा। 2001 की तुलना में भी 2011 में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में गिरावट आई थी। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये साक्षरता पर है। जी, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता लोएस्ट लिटरेसी वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शंस अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार या झारखंड। और इसका जवाब है सी, बिहार। हाँ, 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। ये उस समय राज्य में जो शैक्षिक बुनियादी ढांचा था उसकी स्थिति को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो फिर अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। सही। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता मतलब हाईएस्ट लिटरेसी वाला राज्य कौन सा था? और ऑप्शंस थे मिजोरम, गोवा, केरला और त्रिपुरा। और इसका उत्तर तो शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा। हाँ, इसका उत्तर है विकल्प सी, केरला। केरल ने अपनी उच्च साक्षरता दर की परंपरा को बनाए रखा। 2011 में भी ये भारत का सबसे साक्षर राज्य था, जो शिक्षा के प्रति उस राज्य की एक लंबी प्रतिबद्धता को दिखाता है। सही बात है। अच्छा, अब प्रक्रिया से जुड़े कुछ और सवाल देखते हैं। प्रश्न 6। ये जनगणना के पहले चरण से जुड़ा है। मकान सूचीकरण यानी हाउस लिस्टिंग अनुसूची में कितने प्रश्न शामिल थे? ऑप्शंस क्या थे? 25, 30, 35 या 40? जी, यही थे 25, 30, 35 या 40। और सही संख्या है सी, 35। बिल्कुल। जनगणना का जो पहला फेज होता है मकान सूचीकरण का, उसमें घरों की स्थिति, वहाँ क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन सब से जुड़े कुल 35 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो मकान सूचीकरण में 35 सवाल। तो फिर अगला सवाल प्रश्न संख्या 7 जनसंख्या गणना से जुड़ा होगा? हाँ, तो जनसंख्या गणना यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन अनुसूची में कितने प्रश्न शामिल थे? और इसके ऑप्शंस? 28, 29, 30 या 35। और यहाँ सही जवाब है बी, 29। करेक्ट। जनगणना का जो दूसरा और मुख्य चरण होता है जिसमें हर व्यक्ति की जानकारी ली जाती है, उसकी प्रश्नावली में कुल 29 प्रश्न शामिल थे। तो ये साफ हो गया, मकान सूचीकरण में 35 और जनसंख्या गणना में 29 सवाल। जी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ये SECC से जुड़ा है। हाँ, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जिसे SECC कहते हैं, ये किस वर्ष के बाद पहली बार जाति आधारित डेटा इकट्ठा करने का प्रयास था? ऑप्शंस हैं 1951, 1971, 1931 या 1991। और सही उत्तर है सी, 1931। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत ज्यादा।
2011 में जो SECC हुई थी वो 1931 के बाद पहला ऐसा प्रयास था जिसमें जाति आधारित आंकड़े जुटाए गए थे। हालांकि ये आंकड़े मुख्य जनगणना से अलग थे। अच्छा, अब प्रश्न संख्या 9। अब जरा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। जी, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में टॉप पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी था? ऑप्शंस दमन और दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। और इसका सही जवाब है सी, लक्षद्वीप। अच्छा, तो राज्यों में केरल और यूटीज में लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप ने 91.85% की साक्षरता दर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो है। अब एक दिलचस्प सवाल, प्रश्न संख्या 10। ये मकान सूचीकरण से ही जुड़ा है। सवाल है कि उस दौरान इनमें से कौन सा प्रश्न नहीं पूछा गया था? ओके, क्या नहीं पूछा गया था? ऑप्शंस। ए, घर के मुखिया का नाम, बी, पेयजल का स्रोत, सी, इंटरनेट कनेक्शन या डी, माता पिता का नाम। जो नहीं पूछा गया वो था विकल्प डी, माता पिता का नाम। बिल्कुल सही। मकान सूचीकरण का उद्देश्य घर और उसकी सुविधाओं की जानकारी लेना था, हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विवरण की नहीं। मतलब मुखिया का नाम, पानी का सोर्स, यहाँ तक कि इंटरनेट कनेक्शन भी पूछा गया था। जी, लेकिन माता पिता का नाम वो जनसंख्या गणना वाले दूसरे चरण में दर्ज किया जाता है। समझ गया। चलिए अब कुछ सवाल भाषाओं पर। प्रश्न 11। 2011 में भारत में कुल कितनी भाषाओं ने 10,000 से अधिक वक्ताओं मतलब स्पीकर्स की संख्या दर्ज की? ऑप्शंस हैं 100, 121, 150 या 270। सही संख्या है बी, 121। 121 भाषाएं। ये तो भारत की भाषाई विविधता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। है ही। सोचिए, 121 ऐसी भाषाएं थीं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते थे। कमाल है। तो अगला सवाल प्रश्न 12 इसी से जुड़ा होगा। हाँ, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं यानी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस की संख्या कितनी है? 18, 20, 22 ये 24। और सही उत्तर है सी, 22। जी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। बिल्कुल, जिन्हें हम अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। तो फिर अगला सवाल 13। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत इन अनुसूचित भाषाओं को अपनी मातृभाषा मानता है? एक बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शंस थे 90.5%, 96.71%, 85.0% या 92.3%। और सही आंकड़ा है बी, 96.71%। हाँ, ये दिखाता है कि भारत की लगभग 97% आबादी इन्हीं 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा मानती है। मतलब इन 22 भाषाओं की पहुंच बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब एक और दिलचस्प सवाल, प्रश्न 14। ये भाषा के डेटा कलेक्शन से जुड़ा है। जनगणना 2011 में मातृभाषाओं के कितने कच्चे रिटर्न मतलब रॉ रिटर्न्स प्राप्त हुए थे? कच्ची रिटर्न मतलब जो लोगों ने असल में नाम बताए थे। हाँ, बिल्कुल वही। ऑप्शंस हैं 10,000, 15,000, 19,569 या 22,000। और इसका जवाब है सी, 29,569। 19,000 से भी ज्यादा। जी, जब लोग अपनी मातृभाषा बताते हैं तो वो कई अलग अलग नाम और बोलियां दर्ज कराते हैं। ऐसे 19,569 अलग अलग नाम मिले जिन्हें बाद में भाषाई रूप से वर्गीकृत किया गया। अच्छा, तो उन 19,569 नामों को फिर 121 मुख्य भाषाओं में समूहित किया गया। एग्जैक्टली। अब आते हैं सबसे लोकप्रिय भाषा पर। प्रश्न 15। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शंस है बंगाली, तेलुगु, हिंदी या मराठी। और यह है सी, हिंदी। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जी, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 43.63% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है, जो इसे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनाती है। तो फिर प्रश्न 16, दूसरे स्थान पर कौन है? भारत में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शंस मराठी, तेलुगु, बंगाली या तमिल। और दूसरे स्थान पर है सी, बंगाली। बिल्कुल। हिंदी के बाद बंगाली भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा है। इसे लगभग 8% आबादी बोलती है। ठीक है। अब प्रश्न 17। भीली भिलोड़ी भाषा किस श्रेणी में आती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शंस हैं अनुसूचित भाषा, गैर अनुसूचित भाषा, द्रविड़ भाषा या ऑस्ट्रो एशियाटिक। और ये एक बी,
गैर अनुसूचित भाषा है। जी, भीली भिलोड़ी उन भाषाओं में से है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि यह भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली गैर अनुसूचित भाषा है। अच्छा, ये जानकारी तो नहीं है। जी। अब प्रश्न 18, संस्कृत भाषा को लेकर हमेशा उत्सुकता रहती है। 2011 में संस्कृत बोलने वालों की संख्या कितनी थी? ऑप्शंस थे 14,135, 24,821, 50,000 या 1 लाख। और सही संख्या है बी, 24,821। जी, ये आंकड़ा दिखाता है कि एक शास्त्रीय भाषा होने के बावजूद 2011 में भी लगभग 25,000 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। वाकई दिलचस्प है। अब प्रश्न 19, भोजपुरी को किस भाषा के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? ये एक संवेदनशील विषय भी है। ऑप्शंस है मैथिली, बंगाली, हिंदी या फिर एक अलग भाषा। इसे सी हिंदी के अंतर्गत ही समूहीकृत किया गया है। हाँ, हालांकि भोजपुरी के करोड़ों बोलने वाले हैं और इसे अलग भाषा का दर्जा देने की मांग होती रही है, लेकिन जनगणना के वर्गीकरण में इसे हिंदी की एक बोली के रूप में ही रखा गया है। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल, प्रश्न 20, अंग्रेजी यानी इंग्लिश को मातृभाषा के रूप में कितने लोगों ने दर्ज कराया? ऑप्शंस हैं 10 लाख, 5 लाख, 2,59,678 या 54,947। और इसका सही जवाब है सी, 2,59,678। करीब 2.5 लाख लोग। ये आंकड़ा तो हैरान करता है। करता है। भले ही अंग्रेजी भारत में संपर्क भाषा और शिक्षा का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन केवल लगभग 2.6 लाख लोगों ने इसे 2011 में अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे बड़ा है? आपके विकल्प हैं ए द्रविड़, बी ऑस्ट्रो एशियाटिक, सी इंडो आर्यन या डी तिब्बती बर्मी। जी, तो इसका सही जवाब है सी, इंडो आर्यन। ये भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का सबसे प्रमुख परिवार है। मतलब आप समझिए कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी इसी परिवार की कोई ना कोई भाषा बोलती है। अच्छा, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 22, द्रविड़ भाषा परिवार के वक्ताओं का प्रतिशत कितना है? ए 25%, बी 19.64%, सी 15.5% या डी 10%। इसका सही जवाब है बी, 19.64%। इंडो आर्यन के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और ये मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? ये ज्यादातर दक्षिणी भारत में केंद्रित है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब इसी परिवार का हिस्सा है। समझ गए। चलिए अब प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। तिब्बती बर्मी परिवार में कितनी भाषाओं की पहचान की गई है? विकल्प है ए 50, बी 66, सी 20 या डी 14। यहाँ सही आंकड़ा है 66। इस परिवार में 66 भाषाओं की पहचान हुई है। 66 भाषाएं, अरे वाह! और ये कहाँ बोली जाती हैं? ये भाषाएं आपको ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत में सुनने को मिलेंगी। दिलचस्प है। अब प्रश्न संख्या 24, संताली भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? क्या ये ए द्रविड़ है, बी इंडो आर्यन, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक या डी तिब्बती बर्मी? संताली भाषा सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय भाषा है। बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। 2011 में उर्दू बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी थी? ए 4.34 करोड़, बी 5.07 करोड़, सी 6.10 करोड़ या डी 3.50 करोड़? 2011 की जनगणना के हिसाब से सही आंकड़ा है बी, 5.07 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 26, ये थोड़ा अलग है। कोंकणी भाषा के वक्ताओं की संख्या में 2001 से 2011 के दौरान क्या बदलाव आया? ए 10% वृद्धि, बी 9.34% गिरावट, सी स्थिरता या डी 5% वृद्धि? आंकड़े बताते हैं कि इसमें 9.34% की गिरावट देखी गई। गिरावट? ये तो चिंता की बात है। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि भाषाएं कितनी गतिशील होती हैं, मतलब उनमें बदलाव होते रहते हैं। सही बात है। चलिए
अब उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। मणिपुरी भाषा में कौन सी बोली शामिल है? ए मैतेई, बी खासी, सी गारो या डी मिजो? मणिपुरी भाषा के अंदर मुख्य रूप से ए मैतेई बोली को शामिल किया जाता है। मैतेई, ठीक है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल। प्रश्न संख्या 28। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी मातृभाषाओं को समूहीकृत किया गया है? ए केवल 5, बी 10, सी 50 से अधिक या डी केवल खड़ी बोली? इसका सही उत्तर है सी, 50 से अधिक। ये जानना बहुतों के लिए काफी आश्चर्यजनक होता है। 50 से अधिक मतलब जिसे हम हिंदी कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है। हाँ, बिल्कुल। हिंदी एक बहुत व्यापक भाषा है जिसके तहत कई मातृभाषाओं और बोलियों को रखा जाता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 29। राजस्थानी भाषा को जनगणना 2011 में किसके अंतर्गत रखा गया है? ए एक स्वतंत्र भाषा, बी हिंदी, सी गुजराती या डी पंजाबी? 2011 की जनगणना में राजस्थानी को बी हिंदी के अंतर्गत ही समूहीकृत किया गया था। हालांकि इस पे काफी बहस भी होती है। अच्छा, अब भाषाओं पर हमारा आखिरी सवाल। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गैर अनुसूचित है? ए डोगरी, बी बोडो, सी खासी या डी मैथिली? दिए के विकल्पों में से सी खासी एक गैर अनुसूचित भाषा है। और बाकी तीनों? बाकी तीनों मतलब डोगरी, बोडो और मैथिली, ये सभी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। बहुत अच्छे। तो अब हम विषय बदलते हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिनियमों और योजनाओं पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 31। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी RPWD एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ए 1995, बी 2016, सी 2017 या डी 2014? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और ये वर्ष बी 2016 में अधिनियमित किया गया था। 2016 में। तो फिर प्रश्न संख्या 32 ये है कि RPWD अधिनियम 2016 लागू कब हुआ? ए 15 अगस्त 2017, बी 19 अप्रैल 2017, सी 1 जनवरी 2017 या डी 3 दिसंबर 2016? इसे लागू किया गया बी 19 अप्रैल 2017 से। ठीक है। अब इस अधिनियम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, प्रश्न संख्या 33। RPWD अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? ए 15, बी 19, सी 21 या डी 25? इस अधिनियम के तहत विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर सी 21 कर दिया गया। 7 से सीधे 21? इससे तो इसका दायरा काफी बढ़ गया होगा। जी, बहुत ज्यादा। इससे बहुत सारे और लोगों को इस कानून के तहत सुरक्षा और अधिकार मिल सके। बिल्कुल। अब कुछ योजनाओं की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 34। ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्रवृत्ति प्रदान करना, बी सहायता और उपकरण देना, सी कौशल विकास या डी पेंशन देना? ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगनों को बी सहायता और उपकरण प्रदान करना है, जैसे व्हीलचेयर, सुनने की मशीन वगैरह। अच्छा, तो ये सीधे तौर पर मदद करने वाली योजना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना यानी DDRS किससे अनुदान प्रदान करती है? ए केवल सरकारी स्कूलों को, बी गैर सरकारी संगठनों को, सी सीधे लाभार्थियों को या डी निजी कंपनियों को? ये योजना मुख्य रूप से बी गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs को अनुदान देती है। तो मतलब ये NGOs के जरिए काम करती है? हाँ, वो NGOs जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए काम करते हैं, उन्हें सरकार से मदद मिलती है। समझ गई। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 36। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? ए रोजगार, बी बाधा मुक्त वातावरण, सी शिक्षा या डी स्वास्थ्य? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये अभियान बी बाधा मुक्त वातावरण बनाने से संबंधित है, जिसे हम एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। अब कुछ संस्थानों के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या 37। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी ISLRC कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई? ये बहुत ही जरूरी केंद्र है और ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली। अब प्रश्न संख्या 38। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान यानी NIPID का मुख्यालय कहाँ है?
ए देहरादून, बी सिकंदराबाद, सी कटक या डी चेन्नई? NIPID का मुख्यालय है बी सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद, ठीक है। अगला संस्थान, प्रश्न संख्या 39। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान यानी NIPVD कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी कोलकाता? ये संस्थान ए देहरादून में है। देहरादून। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, संख्या 40। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जिसे SVWNIRTAR भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ए कटक, बी भुवनेश्वर, सी पुरी या डी राउरकेला? SVWNIRTAR ए कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक। प्रश्न संख्या 41। UDID प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? इसके विकल्प है ए यूनिवर्सल डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, बी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, सी यूनाइटेड डिसेबिलिटी आईडी या डी यूनियन डिसेबिलिटी आइडेंटिटी? देखिए, इसका सही जवाब है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका मकसद है दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करना। अच्छा। हाँ, इस एक कार्ड से उन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत आसानी हो जाती है। समझ गई। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। नेशनल ट्रस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1995, बी 1999, सी 2005 और डी 2016। ये कानून साल 1999 में पारित हुआ था, तो सही विकल्प है बी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये एक्ट विशेष रूप से 4 तरह की विकलांगताओं के लिए बनाया गया था। सिर्फ 4? जी, सिर्फ 4। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता। ये उन व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए है। अच्छा, और इसी से हमारा अगला सवाल भी जुड़ा है। प्रश्न संख्या 43। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत कितनी प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 7? हाँ, तो जैसा हमने अभी बात की, ये एक्ट 4 विशिष्ट विकलांगताओं पर ही केंद्रित है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी 4। हाँ, ये दिखाता है कि कानून बनाते समय कुछ खास और गंभीर स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया था। बिल्कुल। चलिए अब कुछ संस्थानों के पूर्ण रूप जानते हैं। प्रश्न 45। ALIMCO का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस है ए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी ऑल इंडिया मेडिकल कॉर्पोरेशन, सी आर्टिफिशियल लेग्स इंडिया मैनेजमेंट या डी अलायंस फॉर लिम्स एंड मोबिलिटी? इसका सही जवाब है ए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाता है। सहायक उपकरण जैसे कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर और सुनने की मशीनें, इस तरह की चीजें। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत अहम कदम है ना? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल, प्रश्न 51। RCI का पूर्ण रूप क्या है? और विकल्प है ए रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया, बी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सी रीजनल काउंसिल ऑफ इंडिया या डी रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है बी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसका काम है कि जो भी विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर्स, हाँ बिल्कुल, स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट्स, इन सब के लिए मानक तय करना और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियंत्रित करना, ताकि गुणवत्ता बनी रहे। समझ गई। अब कुछ योजनाओं और अधिकारों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 46। विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? विकल्प है ए 4%, बी 5%, सी 6% या डी 10%? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था जो 2016 के विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम के तहत किया गया। आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। तो सही विकल्प है ए।
इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को और बढ़ाना था। जी। अगला सवाल एक डिजिटल पहल के बारे में है। प्रश्न 47 पीएम दक्ष पोर्टल किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? ए छात्रवृत्ति के लिए, बी कौशल विकास और रोजगार के लिए, सी पेंशन के लिए या डी चिकित्सा सहायता के लिए? इसका उद्देश्य है बी कौशल विकास और रोजगार के लिए। देखिए, दक्ष का मतलब ही है कुशल, तो ये पोर्टल दिव्यांगजनों सहित अन्य लक्षित समूहों को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के काबिल बनाता है। अच्छा, मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अब एक वित्तीय संस्था के बारे में। प्रश्न 52 एनडीएफडीसी का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए केवल शोध करना, बी रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना, सी स्कूल चलाना या डी कानून बनाना। एनडीएफडीसी यानी नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके नाम से ही इसका काम साफ हो जाता है। इसका मुख्य कार्य है रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना, ताकि लोग अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। हाँ, ताकि दिव्यांगजन अपना व्यवसाय शुरू कर सके और आर्थिक रूप से सशक्त बने। और देखिए, पिछला सवाल इस अगले सवाल से कैसे जुड़ता है। प्रश्न 58 दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत किस संगठन द्वारा ऋण दिया जाता है? और ऑप्शंस हैं ए आरसीआई, बी एनडीएफडीसी, सी एएलआईएमसीओ, डी एनआईपीआईडी। हाँ, ये तो सीधा जुड़ा हुआ है। जैसा हमने भी बात की, ऋण प्रदान करने का काम एनडीएफडीसी का है, तो इस योजना के तहत भी ऋण बी एनडीएफडीसी ही देता है। ये योजनाओं और संस्थाओं के बीच के संबंध को समझने का एक अच्छा उदाहरण है। सही बात है। चलिए अगली योजना देखते हैं। प्रश्न 53 घरौंदा योजना का उद्देश्य क्या है? ए बच्चों के लिए स्कूल, बी वयस्कों के लिए समूह गृह, सी ऋण वितरण या डी खेल प्रशिक्षण। घरौंदा मतलब एक छोटा सा घर। ये योजना वयस्कों के लिए समूह गृह यानी ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स प्रदान करती है। ये उन दिव्यांग वयस्कों के लिए है जिन्हें जीवन भर देखभाल और सहारे की जरूरत होती है, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने का अवसर। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। अगली योजना है दिशा। प्रश्न 54 ये किसके लिए है? विकल्प ए प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता, बी उच्च शिक्षा, सी विदेश यात्रा, डी विवाह सहायता। दिशा योजना बच्चों पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर है ए प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता। इसका मकसद है कि दिव्यांग बच्चों की पहचान करके उन्हें शुरुआती दौर में ही, मतलब अर्ली स्टेज में ही, जरूरी थेरेपी और मदद दी जाए, ताकि वे स्कूल जाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। बिल्कुल। प्रश्न 55 निरामिया योजना क्या प्रदान करती है? विकल्प है ए स्वास्थ्य बीमा कवरेज, बी मुफ्त किताबें, सी मुफ्त लैपटॉप या डी यात्रा भत्ता। निरामया का अर्थ ही है रोग मुक्त, तो ये योजना स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये खास तौर पे नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत आने वाली उन 4 विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए है। अच्छा, वही 4 ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी। जी, उन्हें 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। बहुत बढ़िया। और एक और योजना, प्रश्न 56 समर्थ योजना क्या प्रदान करती है? ए राहत देखभाल, बी छात्रवृत्ति, सी बीमा या डी कोचिंग। ये योजना दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके परिवार वालों के लिए भी है। समर्थ योजना ए राहत देखभाल यानी रेस्पिट केयर प्रदान करती है। राहत देखभाल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो परिवार के सदस्य देखभाल करते हैं वे कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं और उस दौरान दिव्यांग व्यक्ति की देखभाल के लिए सहायता दी जाती है। ये देखभाल करने वालों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ सांस्कृतिक और जागरूकता से जुड़े पहलों पर आते हैं। प्रश्न 44 दिव्या कला शक्ति क्या है? विकल्प ए एक चित्रकला प्रतियोगिता, बी दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी खेलकूद, डी कौशल विकास योजना। ये एक बहुत ही शानदार मंच है। इसका सही जवाब है बी दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ। इसमें दिव्यांग बच्चे और युवा अपनी कलात्मक प्रतिभा जैसे संगीत, नृत्य, इन सब का प्रदर्शन करते हैं। तो ये उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। जी बिल्कुल। इसी तरह का एक और आयोजन, प्रश्न 60 पर्पल फेस्ट का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए केवल मनोरंजन के लिए,
बी समावेशिता और विविधता का जश्न मनाने के लिए, सी केवल धन जुटाने के लिए, या डी राजनीतिक रैली के लिए? बैंगनी रंग मतलब पर्पल कलर अक्सर विकलांगता आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। तो पर्पल फेस्ट का उद्देश्य है समावेशिता और विविधता का जश्न मनाना। एक ऐसा महोत्सव है जहां दिव्यांगजन और बाकी समाज एक साथ आकर एक बाधा मुक्त और समावेशी माहौल का उत्सव मनाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तारीखें। प्रश्न 48, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 दिसंबर, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर या डी 14 नवंबर। यह दिन पूरी दुनिया में 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। अगला प्रश्न 49, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 4 जनवरी, बी 5 सितंबर, सी 1 दिसंबर, डी 10 मार्च। ये दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है और ये तारीख है ए 4 जनवरी। ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए साक्षरता के महत्व को उजागर करता है। और एक और दिवस, प्रश्न 50, सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 23 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 15 जनवरी या डी 20 फरवरी। ये दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद है सांकेतिक भाषाओं को मतलब साइन लैंग्वेजेस को भाषा का दर्जा दिलाना और बधिर लोगों के भाषाई अधिकारों को बढ़ावा देना। चलिए अब खेल की दुनिया की बात करते हैं। प्रश्न 59, अटल बिहारी वाजपेयी विकलांगता खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? विकल्प है ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी इंदौर या डी जबलपुर। ये भारत का पहला दिव्यांग खेल केंद्र है और ये ए ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमारे पैरा एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 57, 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्यवार जनसंख्या किस अनुलग्नक में दी गई है? विकल्प है ए अनेक्स्चर 1, बी अनेक्स्चर 2, सी अनेक्स्चर 3 या डी अनेक्स्चर 4। देखिए, ये एक तकनीकी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विवरण है। इसका सही जवाब है सी एनेक्स्चर 3। जनगणना की रिपोर्ट में विस्तृत डेटा को अक्सर ऐसे ही अनुलग्नकों में रखा जाता है और यही डेटा भविष्य की योजनाएं बनाने और संसाधनों के आवंटन का आधार बनता है। सही बात है। प्रश्न संख्या 61, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में मैथिली बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? और आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। जी, तो इसका सही उत्तर है बी बिहार। बिहार। हाँ, 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये एकदम साफ है कि मैथिली भाषा के अधिकांश वक्ता बिहार में ही केंद्रित हैं। ये वहाँ की एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है। बिल्कुल। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 62, भारत में परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी किस अनुसूची में एकत्र की गई थी? विकल्प है ए जनसंख्या गणना, बी मकान सूचीकरण, सी दोनों में या डी किसी में नहीं। यहाँ सही विकल्प है बी मकान सूचीकरण। मकान सूचीकरण। हाँ, देखिए, जनगणना की जो प्रक्रिया है वो असल में 2 चरणों में होती है। अच्छा। जो पहला चरण है मकान सूचीकरण का, उसमें घर और वहां रहने वाले लोगों की बुनियादी जानकारी इकट्ठा की जाती है। हाँ। और उसी में परिवार के मुखिया का लिंग का डेटा भी शामिल था। समझ गए, मतलब जनसंख्या गिनने से भी पहले। जी। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 63, 2011 की जनगणना में विकलांगता के बारे में जानकारी किस अनुसूची में एकत्र की गई थी? ए मकान सूचीकरण, बी जनसंख्या गणना, सी दोनों में नहीं या डी अलग सर्वेक्षण में। इसका उत्तर भी ए मकान सूचीकरण ही है। अच्छा, तो ये भी पहले चरण में ही हो गया था। हाँ बिल्कुल, विकलांगता से जुड़ा जो जरूरी डेटा है वो जनगणना के पहले चरण मतलब मकान सूचीकरण और आवास जनगणना के दौरान ही एकत्र किया गया था। ये योजना और नीति निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। बिल्कुल। अब वापस भाषाओं पर आते हैं। प्रश्न 64, संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या 2011 में कितनी थी? विकल्प है ए 50 लाख, बी 64 लाख, सी 73.68 लाख, डी 1 करोड़। सही संख्या है सी 73.68 लाख। 73 लाख से भी ज्यादा। जी। संताली, जो कि एक अनुसूचित भाषा भी है, भारत की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से एक है।
और इसके बोलने वालों की ये संख्या हमारी भाषाई विविधता को दर्शाती है। सही बात है। चलिए प्रश्न 65 पर आते हैं। जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली मुख्य अनुसूचित भाषाओं में कौन सी शामिल है? ए. कश्मीरी और डोगरी, बी. पंजाबी और हिंदी, सी. लद्दाखी या डी. बोडो? इसका सही जवाब है ए. कश्मीरी और डोगरी। कश्मीरी और डोगरी। हाँ, 2011 के समय जब जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, तब कश्मीरी और डोगरी दोनों ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल प्रमुख भाषाएं थीं। ठीक है। अगला प्रश्न है 66। 2011 में सिंधी भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए. 27.72 लाख, बी. 16 लाख, सी. 50 लाख, डी. 10 लाख? इसका उत्तर है ए. 27.72 लाख। लगभग 28 लाख। जी, भारत में जो सिंधी भाषी हैं वे मुख्य रूप से विभाजन के बाद आई शरणार्थियों के वंशज हैं, तो ये संख्या देश भर में उनके फैलाव को दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 66। मलयालम भाषा बोलने वालों की संख्या में 2001-2011 के दौरान वृद्धि दर क्या थी? आपके विकल्प हैं ए. 10%, बी. 5.36%, सी. 15% या डी. 2%? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। यहाँ विकल्प बी 5.36% सही है, लेकिन इसमें एक पेच है। पेच? वो क्या? देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों ने असल में मलयालम बोलने वालों की संख्या में एक नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई थी। नेगेटिव मतलब कमी आई थी? बिल्कुल, -5.36%। तो वक्ताओं की संख्या में असल में कमी आई। दिए गए विकल्पों में संख्यात्मक मान तो सही है, लेकिन वो वृद्धि नहीं, गिरावट थी। वाह, ये तो सच में एक बहुत ही रोचक बारीकी है। चलिए प्रश्न 68 देखते हैं। हल्बी भाषा किस राज्य में प्रमुखता से बोली जाती है? ए. छत्तीसगढ़, बी. राजस्थान, सी. केरल या डी. असम? हल्बी प्रमुख रूप से ए. छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में? जी, ये विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और ये इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है। अब प्रश्न 69। खासी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी थी? विकल्प है ए. 14.31 लाख, बी. 10 लाख, सी. 5 लाख या डी. 20 लाख? सही आंकड़ा है ए. 14.31 लाख। 14 लाख से ज्यादा? हाँ, खासी मुख्य रूप से मेघालय में बोली जाती है और दिलचस्प बात यह है कि ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा है। अच्छा जी, जो इस क्षेत्र की एक अनूठी भाषाई विरासत का प्रमाण है। और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है 70। गारो भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए. 5 लाख, बी. 8 लाख, सी. 11.45 लाख या डी. 15 लाख? गारो भाषा बोलने वालों की संख्या थी सी. 11.45 लाख। 11.5 लाख के करीब। ये भी मेघालय की एक प्रमुख भाषा है और ये खासी के साथ मिलकर राज्य की भाषाई पहचान को एक तरह से परिभाषित करती है। अगला सवाल 71। मिजो या लुशाई भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? विकल्प है ए. 8.30 लाख, बी. 5 लाख, सी. 12 लाख या डी. 2 लाख? इसका सही उत्तर है ए. 8.30 लाख। 8,30,000। हाँ, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भाषा मुख्य रूप से मिजोरम में बोली जाती है। ये उस राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। बिल्कुल। अब प्रश्न 72। बोडो भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए. 14.82 लाख, बी. 10 लाख, सी. 25 लाख या डी. 5 लाख? बोडो बोलने वालों की संख्या ए. 14.82 लाख थी। लगभग 15 लाख। जी, ये एक और अनुसूचित भाषा है जो मुख्य रूप से असम में बोली जाती है और ये बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की आधिकारिक भाषा भी है। अच्छा, अब थोड़ा विषय बदलते हैं। प्रश्न 73। भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति 2011 में क्या दर्शाती है? ए. जनगणना कस्बों की संख्या में वृद्धि, बी. शहरीकरण में कमी, सी. ग्रामीण जनसंख्या में भारी वृद्धि या डी. कोई बदलाव नहीं? इसका सही जवाब है ए. जनगणना कस्बों यानी सेंसस टाउन्स की संख्या में वृद्धि। सेंसस टाउन्स? हाँ, ये 2011 की जनगणना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष था। इसका मतलब यह है कि कई बड़े गांव शहरी विशेषताओं को अपना रहे थे, जो शहरीकरण के एक नए चरण का संकेत था। 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की हिस्सेदारी कुल शहरी जनसंख्या में सबसे अधिक थी। ए. हाँ 42.62%,
बी नहीं छोटे कस्बों की थी, सी मध्यम कस्बों की थी, या डी बराबर थी? इसका उत्तर है ए, हाँ, 42.62%। 42% से भी ज्यादा। जी, ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत की शहरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने बड़े महानगरों में ही केंद्रित था। जो इन शहरों पर पड़ रहे दबाव को भी दिखाता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ योजनाओं और पहलों पर आते हैं। प्रश्न 75, सुगम्य पुस्तकालय क्या है? ए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी, बी एक भौतिक भवन, सी एक मोबाइल ऐप, डी एक योजना। सुगम्य पुस्तकालय, ये ए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ऑनलाइन लाइब्रेरी। हाँ, ये विशेष रूप से दृष्टिबाधित और अन्य प्रिंट अक्षम व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है ताकि उन्हें सुलभ फॉर्मेट में किताबें मिल सकें। बहुत अच्छी पहल है। अगला प्रश्न 76, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का संबंध किससे है? ए समावेशी शिक्षा, बी भवन निर्माण, सी परिवहन, या डी खेल? यूडीएल का सीधा संबंध ए समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से है। इंक्लूसिव एजुकेशन। जी, यह एक ऐसा शैक्षिक ढांचा है जो सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीले शिक्षण के तरीके और सामग्री बनाने पर जोर देता है। बहुत बढ़िया। अब फिर से जनगणना के आंकड़ों पर लौटते हैं। प्रश्न 77, 2011 में किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नेगेटिव थी? ए केरल, बी नागालैंड, सी गोवा, या डी सिक्किम? यह एक बहुत ही असाधारण आंकड़ा था और इसका सही जवाब है बी नागालैंड। नागालैंड। जी, 2001 से 2011 के दशक में नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। इसकी वृद्धि दर -0.58% थी। अविश्वसनीय। ठीक है, प्रश्न 79, भारत में किस धर्म की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 सबसे अधिक थी? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, या डी ईसाई? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर बी मुस्लिम समुदाय की थी, जो 24.6% दर्ज की गई थी। अच्छा, अब प्रश्न 79, दिव्यांगजन कौशल विकास के लिए कौन सी योजना कार्य करती है? ए SIPD, बी ADP, सी DDRS, डी निरामाया? दिए गए विकल्पों में से ए SIPDA यानी स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। SIPDA? जी, ये योजना दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास सहित कई गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न 80, NIPMD चेन्नई किस प्रकार के विकलांगता के लिए कार्य करता है? ए केवल दृष्टिबाधित, बी केवल श्रवण बाधित, सी बहुविकलांगता, डी अस्थि विकलांगता? NIPMD का पूरा नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अच्छा, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। जी, इसलिए सही उत्तर है सी बहुविकलांगता। यह संस्थान उन व्यक्तियों के लिए काम करता है जो एक से अधिक प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं। प्रश्न संख्या 81, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए सीहोर मध्य प्रदेश, बी भोपाल, सी दिल्ली, या डी पुणे? इसका सही उत्तर है ए सीहोर मध्य प्रदेश। सीहोर। यह दिलचस्प है, अक्सर ऐसे राष्ट्रीय संस्थान बड़ी राजधानियों में होते हैं। जी, और शायद यही इसकी खासियत है। ये संस्थान देश में अपनी तरह का पहला है जिसे खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुनर्वास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। तो मतलब सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रिसर्च और स्किल्स पर भी फोकस है। बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न कानून से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 82, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, जिसे हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, ये किस वर्ष बना? विकल्प है ए 1992, बी 1995, सी 2000 और डी 1986। यहाँ सही जवाब है ए 1992। 1992। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था पुनर्वास पेशेवरों की शिक्षा और ट्रेनिंग को रेगुलेट करना। अच्छा, मतलब एक स्टैंडर्ड बनाना। जी बिल्कुल, और साथ ही एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना ताकि ये पता रहे कि कौन क्वालिफाइड है और कौन नहीं। समझ गई। अब आते हैं जनगणना के आंकड़ों पर। यहाँ ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि काम को कैसे परिभाषित किया जाता है। प्रश्न 83,
2011 की जनगणना में गृहिणियों यानी हाउसवाइफ के काम को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, इसके विकल्प है ए आर्थिक कार्य, बी गैर आर्थिक कार्य, सी सीमांत कार्य या डी मुख्य कार्य। इसका उत्तर है बी, गैर आर्थिक कार्य। गैर आर्थिक कार्य, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है ना? बिल्कुल। जनगणना के अनुसार जो व्यक्ति मुख्य रूप से घरेलू कर्तव्यों में लगा हुआ है उसे गैर कार्यकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और यहीं से ये बहस शुरू होती है कि घरेलू काम को आर्थिक रूप से कैसे महत्व दिया जाए। सही बात है। खैर, इसी विषय पर एक और सवाल लेते हैं। प्रश्न 84, जनगणना 2011 में अन्य कामगार यानी अदर वर्कर्स की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है? विकल्प है ए काश्तकार, बी खेतीहर मजदूर, सी घरेलू उद्योग के श्रमिक या डी उपरोक्त सभी अलग श्रेणियां हैं। देखिए, यहाँ सही विकल्प है डी। डी मतलब ये तीनों ही शामिल नहीं है। जी। जनगणना श्रमिकों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटती है: काश्तकार, खेतीहर मजदूर, घरेलू उद्योग के श्रमिक और चौथी श्रेणी है अन्य कामगार। अच्छा, तो जब पहले 3 विकल्प हैं वो अन्य कामगार श्रेणी का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में ही अलग श्रेणियां हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया। चलिए अब भारत की भाषाई विविधता की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 85, कश्मीरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। विकल्प है ए केवल देवनागरी, बी केवल फारसी, सी फारसी अरबी और देवनागरी या डी गुरमुखी। इसका सही उत्तर है सी, फारसी, अरबी और देवनागरी दोनों में। दोनों में? हाँ, मुख्य रूप से कश्मीरी को फारसी अरबी लिपि के एक संशोधित संस्करण में लिखा जाता है जिसे नस्तलीक कहते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि का भी उपयोग होता है, खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा। कमाल है। अगला सवाल, प्रश्न 86, मैतेई किस राज्य की प्रमुख भाषा है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी नागालैंड। मैतेई, जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है, वो है बी, मणिपुर की आधिकारिक और प्रमुख भाषा। ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न 87, बंजारी को किस भाषा के तहत वर्गीकृत किया गया है? ए हिंदी, बी गुजराती, सी पंजाबी या डी मराठी। बंजारी को अक्सर राजस्थानी की एक बोली माना जाता है, और राजस्थानी हिंदी भाषा समूह के अंदर आती है। जी बिल्कुल, तो सही जवाब है ए, हिंदी। अब कुछ सवाल भाषाओं को बोलने वालों की संख्या पर। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। प्रश्न 88, मालवी बोली के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? मालवी। विकल्प है ए 52 लाख, बी 10 लाख, सी 20 लाख या डी 1 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार सही आंकड़ा ए 52 लाख के करीब था। 2 करोड़, सी 50 लाख या डी 1 करोड़। छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। ये है ए 1.62 करोड़। 1.62 करोड़, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ। अगला सवाल, प्रश्न 90, कुरुख ओरांव भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? विकल्प ए 19.88 लाख, बी 10 लाख, सी 5 लाख या डी 25 लाख। इसका सही उत्तर है ए 19.88 लाख। यह एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से ओरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। अब दक्षिण की एक और भाषा, प्रश्न 91, तुलु भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए 18.46 लाख, बी 10 लाख, सी 50 लाख या डी 5 लाख। तुलु बोलने वालों की संख्या थी ए 18.46 लाख। ये लोग मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में रहते हैं। अब ये अगला आंकड़ा जो हमारे पास है वो काफी चौंकाने वाला लगता है। जी। प्रश्न 92, 2011 में भोटिया भाषा के वक्ताओं में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? हाँ, ये सच में एक असाधारण आंकड़ा है। विकल्प है ए 183.85%, बी 50%, सी 10% या डी गिरावट। यहाँ सही उत्तर है ए 183.85%। 183%। ये कैसे संभव है? देखिए, ये एक असाधारण वृद्धि है। शायद भाषा को लेकर बढ़ती जागरूकता या फिर बेहतर जनगणना कवरेज, इसका कोई एक कारण बताना मुश्किल है, पर यह बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। सच में। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर आते हैं जो भारत में बोली जाती हैं। प्रश्न 93, अरबी भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए 54,947, बी 1 लाख, सी 20,000 या डी 10,000। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अरबी बोलने वालों की संख्या थी ए 54,947। 54,000 से ज्यादा। ठीक है।
अब अगला सवाल प्रश्न 94। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब या डी दिल्ली? डोगरी मुख्य रूप से ए जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है और ये भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक भी है। बिल्कुल। अगला सवाल भाषा परिवारों से जुड़ा है। प्रश्न 95। भारत में ईरानी भाषा परिवार की कौन सी भाषा बोली जाती है? विकल्प है ए अफगानी पश्तो, बी फारसी, सी बलूची या डी कुर्दिश? दिए गए विकल्पों में से ए अफगानी पश्तो भारत में छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती है। अच्छा, अब एक और भाषा परिवार। प्रश्न 96। सेमिटो हैमेटिक परिवार की कौन सी भाषा भारत में दर्ज की गई? हमने अभी इसकी बात की थी। हाँ, अरबी। जी, सही जवाब है ए अरबी। यह सेमिटो हैमेटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, वापस क्षेत्रीय बोलियों पर आते हैं। प्रश्न 97। मारवाड़ी भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए 78 लाख, बी 1 करोड़, सी 50 लाख या डी 2 करोड़? मारवाड़ी बोलने वालों की संख्या लगभग ए 78 लाख थी। 78 लाख, ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। जी। प्रश्न 98। मेवाती बोली किस भाषा समूह का हिस्सा है? ए हिंदी, बी गुजराती, सी पंजाबी या डी सिंधी? मेवाती भी बंजारी की तरह ही राजस्थानी की एक प्रमुख बोली है, तो इसे हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। समझ गई। अगला सवाल है प्रश्न 99। लद्दाखी भाषा के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए 14,952, बी 50,000, सी 1 लाख या डी 5,000? 2011 में लद्दाखी भाषा के वक्ताओं की संख्या ए 14,952 दर्ज की गई थी। सिर्फ 14,000? ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 100। नागपुरिया बोली के वक्ताओं की संख्या कितनी थी? ए 7.63 लाख, बी 2 लाख, सी 10 लाख या डी 5 लाख? नागपुरिया, जिसे सादरी भी कहा जाता है, उसके वक्ताओं की संख्या थी ए 7.63 लाख। तो ये थे हमारे आज के सवाल। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.